नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट 2, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। इसमें शामिल है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान और करेंट अफेयर्स, और गणित व रीजनिंग के कुछ प्रश्न। तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और यही कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम हॉल में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दमदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है? आपको बताना है द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच का द्वार कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, सूर्यातप यानी इंसोलेशन के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धूल कण एवं बादल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि क्षेत्र वायसन के चारागाह के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध थी, परंतु अब वहां वायसन लगभग विलुप्त है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरिज। प्रेरिज याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, ट्रांजिशन बायोम के रूप में घास भूमियों को किस दो प्रमुख बायोम के बीच रखा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन और मरुस्थल। याद रखिएगा, वन और मरुस्थल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दोनों यानी गर्म और ठंडी जलधाराओं के संयोग से बनी है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू फाउंडलैंड धारा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, यदि नाथुला और लिपुलेख दर्रे दोनों बंद हो जाएं तो भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र से व्यापारिक संपर्क बचता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोमदीला दर्रा। याद रखिएगा, बोमदीला दर्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित घाटियों पर विचार कीजिए। भारत की निम्नलिखित घाटियों पर आपको विचार करना है, चंबल घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी, गंगा घाटी। अब जो प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सी घाटियाँ अवसादी नहीं बल्कि अवरोही भ्रंश के रूप में बनी है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, केवल 3 यानी नर्मदा घाटी जो है वो अवसादी नहीं बल्कि अवरोही भ्रंश के रूप में बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से ऊंचाई पर स्थित है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदियां हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। अब आपको बताना है प्रश्न में कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पे इन तीनों में से
सही है ये आपको बताना है। तो कथन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है लाल क्रांति से संबंधित राष्ट्रीय मिशन क्या है? तो याद रखिएगा, लाल क्रांति से जो संबंधित है वो ऑप्शन बी राष्ट्रीय बागवानी मिशन संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है पौ प्लस अक शब्द में कौन सी संधि होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अयादी संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है जैसे को तैसा इस लोकोक्ति का सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ में क्या महत्व है? तो आपको बताना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह कर्म के सिद्धांत की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है नोट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर खाली स्थान एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से इन खाली स्थान में क्या भरिएगा। तो यहाँ पे आपको इज भरना है, तो हो जाएगा नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न आपके सामने है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इसमें एरर आपको पहचानना है दोस्तों। तो एरर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आर वेरी एक्सपेंसिव। ये जो है यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप पी क्यू आर है। पी और क्यू मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। आर और पी मिलकर टंकी को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। अकेला आर टंकी को कितने घंटे में भरेगा? तो ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। अगर आप लोग कहिएगा तो हम इसका सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे ज़बरदस्त तरीके से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 घंटे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है 7 पे पावर दिया गया है 123 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसके अंतवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर क्या है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक निश्चित कोड में भाषा दिया गया है 5, 6, 7 का अर्थ है बॉम वाटर बॉटल। 3, 4, 7 का अर्थ है कोल्ड वाटर अवेलेबल। 3 to 5 का अर्थ है बॉटल इज कोल्ड। तो उस कोड भाषा में आपको बॉर्म के लिए क्या कोड दिया गया है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि पी आर का दादा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पी प्लस क्यू प्लस आर। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित मिश्रित श्रृंखला में अगला पद आपको ज्ञात करना है।
Z1A X2D V6G T21J R88M। तो अगला पद यहाँ पे क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा P445P। दोस्तों अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सॉल्यूशन भी हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो जो उपकरण है उसको कहा जाता है ऑप्शन ए क्रिस्कोग्राफ, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है जी? तो इसमें जो है उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइकिल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जो सम्मिलित होता है वो ऑप्शन बी डीएनए एवं हिस्टोन सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखते हैं, इसे कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, याद रखिएगा। ऑप्शन डी एंजाइना पेक्टोरिस। अगला प्रश्न आपके सामने है किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले जाने वाले रसायन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न आपके सामने है बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए जाते थे वह कहलाते थे। तो वो कहलाते थे जवाबित, याद रखिएगा जवाबित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था? याद रखिएगा ऑप्शन बी रॉल्फ फिंच सबसे पहले अकबर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा भट्ट, जो कि वाराणसी के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। तो उसे धोरी राष्ट्र भी कहा जाता था, धोरी शक्ति भी कहलाता था। धोरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली शामिल था। मित्र राष्ट्र में रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और प्रश्न है हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ये कथन जो है किसका था, ये आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो हीगल महोदय का था। ऑप्शन डी हीगल महोदय, याद रखिएगा। प्रश्न है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथन
किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे रमा वैद्यनाथन जो हैं वो नृत्य कला क्षेत्र से संबंधित हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र जारी हुआ जो गांव में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फैजपुर 1937। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक ही समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक या संपादक मंडल में शामिल नहीं थी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना अल हिलाल जो पत्रिका है उसमें शामिल नहीं थे ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंखलन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रृंखलन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा निकेल, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी टेफ्लॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को घनत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन डी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी यूजेनॉल, यूजेनॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? याद रखिएगा, ऑप्शन डी को C4H10, C4H10 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारे के स्थान पर किस तरल पदार्थ का उपयोग करने से बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अल्फा किरणें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, सेकेंड लोलक की लंबाई निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, सेकेंड लोलक की जो लंबाई है वो निर्भर करती है गुरुत्वीय त्वरण पे, है न, गुरुत्वीय त्वरण पे ये निर्भर करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
ओम के नियम का प्रयोग करने के लिए उपयोग की जाने वाली सेल है, यानी कौन सा सेल है जो ओम के नियम का प्रयोग करने के लिए उपयोगी है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन बी लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पाइप में पानी बह रहा है, यदि पाइप के एक भाग का व्यास कम कर दिया जाए तो उस संकरे भाग में पानी के वेग और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन बी वेग बढ़ेगा दाब घटेगा, वेग बढ़ेगा और दाब घटेगा। चलिए अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड वाइज्ड पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल यानी रोधिका विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बताइएगा कि यह घट जाता है, ऑप्शन बी यह घट जाता है। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का परिणाम है। तो बताइएगा ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, एल नीनो दक्षिणी दोलन का समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना है दोस्तों, पेरुवियन अपवेलिंग दमन, प्रवाल विरंजन में वृद्धि, प्लवक उत्पादकता में कमी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी ये तीनों प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, क्लाउड सेवा मॉडल में से कौन सा उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रबंधन के। तो आप बताइएगा ऑप्शन सी SaaS, याद रखिएगा SaaS ये प्लेटफॉर्म प्रबंधक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न यहाँ पे है, 32 बिट प्रोसेसर अधिकतम कितनी मेमोरी को सीधे संबोधित कर सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 4 GB। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, 2025 विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो आपको बताना है ऑप्शन सी इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, नमस्ते योजना किससे संबंधित है। तो आपको बताना है नमस्ते योजना ऑप्शन बी होटल और पर्यटन कर्मियों के कौशल विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किस देश के नेता ने की। तो आपको बताना है ऑप्शन बी, ये हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI के अनुसार यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो आपको बताना है मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो ऑप्शन बी 130वां है। अगला प्रश्न है, 2023 में प्रकाशित प्रोफेट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए पॉल लिंच हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आपको बताना है ऑप्शन ए नरगेस मोहम्मदी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग वाला उत्पाद बिहार के नालंदा जिले से जुड़ा हुआ मिठाई है? तो आपको तो पता ही है कि नालंदा का जो फेमस मिष्ठान है वो सिलाव का खाजा है। तो आप बताइएगा ऑप्शन बी सिलाव का खाजा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है गगनयान 1 कब लॉन्च होने वाला है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2025। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है? तो आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर स्वयं, ई पाठशाला, दीक्षा और ये हो जाएगा ऑप्शन डी सभी आता है। यानी स्वयं भी आता है, ई पाठशाला भी आता है और दीक्षा भी आता है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है 2025 में साहित्य नोबेल का पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लासजलो क्रास्नाहोरकाई। याद रखिएगा लासजलो क्रास्नाहोरकाई को यह नोबेल शांति पुरस्कार साहित्य में 2025 का प्रदान किया गया। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से पहले किस उच्च पद पर कार्यरत थी? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गज सिंह था। अगला प्रश्न है AX4 मिशन में भारत का कौन सा अंतरिक्ष यात्री ISS पर जाने वाला है जो मई 2025 में निर्धारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है दोस्तों वो है प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार सरकार ने किस महीने को मलेरिया रोधी माह यानी एंटी मलेरिया मंथ के रूप में घोषित किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जून। अगला प्रश्न है दोस्तों माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की 2025 की नवीनतम व्याख्या के अनुसार सही कथन कौन सा है? तो सही कथन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल को 1 माह व राष्ट्रपति को 3 माह में निर्णय देना होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित
और दंडित नहीं किया जाएगा। प्रश्न को एक बार और समझिएगा दोस्तों। कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो आपको बताना है, अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में ये कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, यानी रिपील्ड कर दिया गया, जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, छठी अनुसूची के तहत जिला परिषदों के संबंध में किसकी पूर्वानुमति से राज्यपाल किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के लिए अधिनियम को रद्द या निलंबित कर सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, 2025 में प्रकाशित किताब मदर मैरी कम्स टू मी किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका द्वारा लिखी गई है, जो एक संस्मरण है और उनकी मां को समर्पित है? तो आपको याद रखना है कि मदर मैरी कम्स टू मी की लेखिका हैं अरुंधति रॉय। याद रखिएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, कौन थे? तो आपको बताना है, ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, युगादि किसका नववर्ष है? युगादि किसका नववर्ष है? तो आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नड़ और तेलुगु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो आपको बताना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरकारिया आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न आपके सामने है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भारत में पहली बार किस वर्ष मिली? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि वो भी इस सेट को अच्छे से लगा सकें। और इसका अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का डिटेल्ड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने हाजिर होंगे लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोटम आंदोलन चलाया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्नलिखित भेड़ नस्लों का उनकी विशेषताओं से मिलान करना है। ठीक है, स्तंभ 1 यानी भेड़ नस्ल दिया गया है और विशेषता दिया गया है स्तंभ 2 में। ये आपको मिलान करना है कि चोकला, मगरा, नाली, पुगल, इनमें से कौन से क्षेत्र में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 का 2
1 का 2। चोकला हो जाएगा भारत की मेरिनो यानी महीन ऊन देती है। बी का हो जाएगा 1 मगरा मोटी ऊन कालीन निर्माण उपयोग में। और सी का हो जाएगा 4 नाली यानी गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। और पुगल यानी डी का हो जाएगा 3 बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, किसी विशेष वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न आपके सामने है, श्रम को उत्पादन का कौन सा कारक कहा जाता है? तो आप बताइएगा सही उत्तर परिवर्ती कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कंपनी जो मुख्य भूमि चीन के बाहर पंजीकृत है लेकिन जिसका नियंत्रण चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों के पास है और जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन बी रेड चिप कंपनी। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों कि जो व्यक्ति कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करता है उसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बुल कहा जाता है, बियर कहा जाता है, ब्रोकर या डीलर कहा जाता है? तो उसको जो है बुल कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कीमत बढ़ने की उम्मीदें करता है उसे बुल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, प्राथमिक राजस्व घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यानी राजकोषीय घाटा में घटा दीजिए ब्याज भुगतान को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, सुपोषण निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल में पोषक तत्वों की अधिकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार करें। ठीक है, यानी कि जो मैंग्रोव स्थल यहाँ पे दिया गया है उस पर आपको विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यानी पिच्चावरम, मुथुपेट, भितरकनिका ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, पुस्तक द जॉयफुल एनवायरमेंटलिस्ट के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं इसाबेल लोसाडा। याद रखिएगा, इसाबेल लोसाडा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से स्मॉग बनता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धुआं और धुंध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, गुप्त काल में अग्रहार शब्द का क्या तात्पर्य था? तो अग्रहार शब्द का जो अर्थ है वो हो जाता है ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि। ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्योत्तर काल का व्यापारिक केंद्र रोमन साम्राज्य के साथ सबसे सक्रिय व्यापार के लिए जाना जाता था और इसका उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिंका मेडू। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधार कला शैली की मूर्तियां बनाने में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला धूसर शिष्ट पत्थर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात की गणना के लिए किस आयु वर्ग के शिशुओं यानी बच्चों को शामिल किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है G7 के सभी सदस्य देश G20 के भी सदस्य हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 5 अस्थायी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्य देशों में अर्जेंटीना भी शामिल है। उसके बाद है कि इसमें जो कथन है वो कौन सही है, इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, केवल 1 और 2 सही है। यानी ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है, यानी G7 के सभी सदस्य देश G20 के भी सदस्य हैं। और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सभी 5 अस्थायी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं। ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।